रियल इंडिया यानी कि भारत गांव में बसता है। हमने यह बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। आज एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं अपने गांव में आया। तरक्की की संभावनाएं बड़े शहरों में पाई जाती हैं। इस सच्चाई की वजह से हमारे माता पिता के जनरेशन्स के लोग बेहतर जीवन की आशा में शहर आए थे। मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें अपने गांव की मिट्टी से भावनात्मक लगाव नहीं है। मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो गांव से दूर किसी शहर की भीड़ का हिस्सा हैं। सिटीज की इन्हीं संभावनाओं की वजह से गांव के हर घर का कोई ना कोई व्यक्ति आपको शहरों में मिल ही जाएगा। हमारे शहरों को गांव से आए प्रवासी ही चला रहे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था में भी शहर की संभावनाओं से हुई कमाई का योगदान रहता है। गांव और शहर एक दूसरे के पूरक हैं। गांव में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। विडंबना यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने पूरे पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पाती। लोग ही नहीं हैं, क्योंकि गांव के युवा एक बेहतर भविष्य की तलाश में शहर गए हुए हैं। कोरोना काल ने हमें एक नई संभावनाओं से भी रूबरू कराया है। आज बड़े शहरों का रिच एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंस भी गांव का रुख कर रहा है। एंटरप्राइजिंग और इनोवेटिव लोग अब शहरों को छोड़कर के गांव में छुपी हुई संभावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं। आज इस कड़ी में हम गांव की समस्याओं और संभावनाओं के ताने बाने से रूबरू होंगे। वेलकम टू ऑफलाइन थेरेपी। आज का एपिसोड काफी खास है क्योंकि आज मैं अपने एंसेस्ट्रल हाउस अपने गांव में आया हूं जो गोरखपुर से कुछ 75 किलोमीटर दूर है। और आज के हमारे एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं मेरे खुद के बड़े भैया सुधीर श्रीवास्तव जी। भैया आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। तो भैया आपकी कहानी बहुत ही रोचक है और काफी इंस्पिरेशनल भी है क्योंकि लॉकडाउन के समय आप गुड़गांव से गांव की तरफ शिफ्ट हुए थे और आपने यहाँ पे आकर के काफी डेवलपमेंट का काम किया है। सो आज के एपिसोड में हम आपकी इस स्पेशल जर्नी और लॉकडाउन से लेकर के अब तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं और बाकी विलेज डेवलपमेंट से लेकर के जो हमने इस रिकॉर्डिंग से पहले जो बातें की थी उस पर विशेष चर्चा करेंगे। सो भैया आप अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस बताइए कि लॉकडाउन से लेके अब तक आपने कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा तुम्हें कि मैं पिछले 20-25 साल से दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ मैं स्टील स्ट्रक्चर का काम करता हूँ जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या और अदर्स इंडस्ट्रीज एंड रियल इस्टेट के लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाने रहते हैं वो बनाता हूँ। और लॉकडाउन होने के बाद 23 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से हम लोग 2 महीने के लिए पूरी तरह से मतलब घर से निकलना हम लोगों का बंद हो गया और उसके बाद से हम लोग पूरी तरह से लॉक हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और सबसे बड़ी समस्या थी कि जो हमारे वर्कर्स जो हमारे साइट पे फंसे हुए थे उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों को बैठा के सैलरी देनी पड़ी। और 2 महीने के बाद यानी 20 मई के आसपास क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ई पास देना शुरू किया। तो मैंने ई पास लेकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने साधन से गांव आ गया। तो गांव पे आने के बाद से मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिसको मैं लेकर अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर सकूं। तो इसी साल होली में मैं घर आया था तो एक छोटा सा पोखरा तालाब खुदवाया था जो बहुत छोटे साइज का है। और तालाब खुदवाने के बाद से वो मेरे लिए प्लस पॉइंट इसलिए रहा कि मैं मई में आके बिना किसी काम के यहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको दोबारा उसको सही करवा के सही करा के उसमें पूरा मछली को डालने के लायक बना के और उसके बाद से मैंने उसमें मछलियाँ डलवाया और उसको इस जर्नी को मैं कंटिन्यूअस अभी चला रहा हूँ। उसके बाद से गांव पे आने के बाद से मुझे सबसे बड़ी समस्या ये लगी कि मैं शुरू से सोशल आदमी रहा हूँ। शुरू से मैं चाहता था कि गांव के लिए कुछ किया जाए और इस कोविड-19 ने बहुत एक अच्छा मौका दिया था मुझे कि मैं आके गांव में कोविड-19 के इस स्थिति में गांव के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मेरा बच्चों से शुरू से बहुत अच्छा लगाव है। तो मैं चाहा सबसे पहले मैंने कोशिश किया कि मैं बच्चों को ऑनलाइन कुछ सिखा सकूं। जैसे मुझे पेंटिंग आती है, मुझे फोटोग्राफी आती है या मुझे कई सारी स्किल्स मेरे ऐसे हैं, मूर्ति बनाना है कि जो मैं बच्चों में बांट सकता था। लेकिन वो मैं बांट नहीं पाया इसलिए कि मैं ऑनलाइन
YouTube के माध्यम से चाहता था कि बच्चों को कोई नई चीज़ सीख के और उनके हिसाब से सिखाई जा सके, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। सब आज हम 4G 5G की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इवन कोई भी नेटवर्क हमारे गांव में रिलायंस, मैंने क्या किया था कि 2 महीने पहले यानी कि अभी अगस्त में मैं दिल्ली गया था, तो वोडाफोन से दोनों फोन को मैंने जियो में कन्वर्ट करवा लिया था। आपने ये सोच इसलिए- के रहा होगा हाँ, कि गांव में जियो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन बात ये हुआ कि यहाँ आने के बाद वो 100% जीरो। 29 सितंबर को मैंने ट्वीट करना शुरू किया, 29 सितंबर को जियो को ट्वीट करना शुरू किया और उसके बाद से मैंने कहा कि मेरा ये लोकेशन है, सारी चीजें इवन गूगल पे मैंने लोकेशन करके भी सब कुछ दिया। 15 दिन में कोई अच्छी रिप्लाई नहीं आई। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने मुकेश अंबानी जी को डायरेक्ट ट्वीट किया कि हमारे गांव का नेटवर्क सही होना चाहिए, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। मैंने पीएमओ को भी हैशटैग पीएमओ को भी लिखा था, मैंने ट्राई को भी हैशटैग किया था, ट्विटर पे मैंने हैशटैग सोनू को सूद को भी किया था। मैंने सोचा कि कोई भी एक मसीहा हमारे लिए हो जो कि इसको सही करा सके, लेकिन आज तक वो चीज़ मेरी सॉल्व नहीं हुई। तो मुझे एक अल्टरनेटिव, हमारे गांव में एयरटेल का नेटवर्क अच्छा चलता है, इसलिए मैंने एक दूसरा नंबर एयरटेल का लेके और किसी तरह से मैं अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूँ जिस हिसाब से इंटरनेट का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम गांव के विकास में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। मैं मोदी जी का बहुत फैन हूँ, मैं हर चीज़ उनकी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से मोदी जी को एक बार मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जियो का नेटवर्क या कोई भी जो भी गांव में नेटवर्क है, जो भी एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, उसका प्रॉपर नेटवर्क करना चाहिए ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। या जो मेरा ही बच्चा था जो कि दिल्ली में पढ़ता था और दिल्ली से आने के बाद से नेटवर्क के बिना मैं कुछ नहीं कर पाया। आज तक उसके स्कूल से कोई भी ऑनलाइन क्लास चलता है तो मैं उसको अटेंड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि हमें प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं मिलता है। इसके कारण बहुत सारी, तो आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे नेटवर्क को सही कराने में हमारी सहायता करें। अच्छा भैया, लेकिन मोदी जी या इवन गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स का जब भी प्रचार करती है तो वो कहती है कि हम गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं। सो बीट जियो या एयरटेल, वो तो मोबाइल टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो हमें गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की चल रही है, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है? नहीं, देखिए अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस 3-4 महीने में जो मैंने पता किया, वो गांव में कोई ब्रॉडबैंड का इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड की तो छोड़ो, पहले मोबाइल कनेक्टिविटी जितनी होनी चाहिए, जैसे हम अदर्स मेट्रो सिटीज में यूज करते हैं, या तुम गोरखपुर में ही ले लो, गोरखपुर में यूज करते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे हमारा यूट्यूब कुछ भी हम देखना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, तो वो उतना तो कम से कम चलना चाहिए। यहाँ बिना तो जीरो हो जाता है। बिना बफरिंग के हमारे वीडियोस तो चलने चाहिए, बिना बफरिंग के वीडियो चलना चाहिए, तभी जाके हम कुछ बच्चों को बता सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो को ओपन अगर बफरिंग होती रहेगी और अगर इंटरनेट स्पीड नहीं सही रहेगी तो लोग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि लर्निंग बहुत अच्छी होती है और कोई वेब पेज पढ़ करके वो लर्निंग नहीं होती जितनी कि वीडियो में कोई एक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके। तो उसके लिए ये तो बहुत जरूरी है कि गांव-गांव तक इंटरनेट फुल स्पीड एकदम होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये होना चाहिए। आज की डेट में इस कोविड-19 का पूरी तरह से कब समाधान होगा किसी को पता नहीं है। इस स्टेज में एकदम कब आएगी, क्या होगा, तो जिस हिसाब से हम लोगों का रोजगार चला गया है, तो गांव में हम और भी कुछ कर सकते हैं, हम इंटरनेट से कुछ सीख के कुछ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो चीजें होनी चाहिए ना। विदाउट इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हाँ, यकीनन। और सरकार भी क्या कहते हैं, अपनी सारी स्कीम्स को मोबाइल पे लेके आती है एकदम कि आप स्मार्टफोन्स के थ्रू मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और ये सारी जो हमारे स्लोगन्स चलते हैं उन सब के लिए इंटरनेट का प्रॉपर होना जरूरी है। और इनफैक्ट कभी कभी शहरों में भी हमें इंटरनेट स्पीड्स की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और लेकिन रूरल एरियाज में तो ये प्रॉब्लम यहाँ तो एकदम जीरो है। यहाँ पे जीरो है। आप हमारा ट्विटर हैंडल उठा के देखेंगे, मैं आपको लिंक दूंगा, आप देखेंगे 1 महीना, आज कौन सी तारीख है, 15 तारीख,
मतलब 1.5 महीना हो चुके हैं, लेकिन प्रॉपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं है, एकदम नहीं है। हमने मुकेश जी को डायरेक्ट इसलिए लिखा कि मे भी प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाए। अभी आगे चलते हैं, हम गांव के दूसरे समस्याओं पे भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। हाँ जी। खास करके जो सरकार की जो स्कीमें होती हैं, हम्म, और उसके बारे में गांव के लोगों को उसकी अवेयरनेस, वो गांव में इसकी जमीनी हकीकत क्या है कि लोग देखिए, कितने जागरूक हैं? सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मतलब 50 के ऊपर हैं, 50 के ऊपर सॉरी 50 के ऊपर जो भी लोग हैं, उनके पास पहली बात की मोबाइल नहीं है। मोबाइल जो है वो बच्चों के पास ही है। यहाँ तो फीचर हाँ, फोन है। हाँ, या तो फीचर फोन है, मोबाइल बच्चों के पास है। और हमारे एरिया में मैंने जैसा पता किया कि हमारे ब्लॉक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो कि सरकार के स्कीम को हम तक आके पहुंचा पहुंचा सके। सके। सबसे पहले अभी 2 दिन पहले की बात है, 12 तारीख की बात है, हमारे गांव के जो मुखिया हैं, क्योंकि हम लोगों का 13 गांव 14 गांव का एक मुखिया होता है, एक पंचायत, 14 गांव का एक पंचायत होता है, उसके मुखिया है, हमारे मुखिया है। तो हमने उससे सीधा सवाल किया कि हमारे गांव के लिए क्या योजना है और हमको कैसे पता चलेगा। तो वो बोले कि साल भर में पंचायत भवन में, हमारे पंचायत भवन में 4 सभाएं होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 तारीख और कोई बताया था, उसमें आप शामिल हुए। ये बताइए, तो साल भर ये में हम सभाएं 4, हैं या औपचारिकताएं हैं? हाँ, ये आप बताइए, 4 साल भर में हम 4 सभाएं अटेंड करके हम क्या सीख पाएंगे? बिल्कुल। हमने उससे ये क्वेश्चन किया कि कोई भी योजना हमारे गांव के लिए आती है, छोटे से छोटा, बड़े लेवल से, तो उनका प्रॉपर कोई जवाब नहीं है। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग के ले गए और यूट्यूब अपना एक चैनल, जो उन्होंने क्या किया था कि जब नीतीश जी जीते थे, उसमें एक उनके बधाई के लिए उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे दे दिया कि इसको सब्सक्राइब करिए और इसमें सारी चीजें मिलती रहेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो सारी जानकारी नहीं मिल सकती है। हमारे गांव में कोई भी स्कीम आती है किसान के लिए, तो उस स्कीम की जानकारी के लिए एक कोई सेंटर होना चाहिए, ब्लॉक वाइज। चलो गांव वाइज नहीं है तो कम से कम ब्लॉक वाइज होना चाहिए। प्रॉपर वे में एक ब्लॉक वाइज सेंटर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी नहीं है। और भैया, जो ग्राम विकास के जो राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं या जो ग्राम सेवक होते हैं, उनका रोल बहुत अहम होता है। और ये पोजीशन सरकारों ने इसलिए बनाई भी थी कि गाँव तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। तो वो गांव में विजिट करने का और ये सब गांव तक के लोगों तक पहुंचने का वो क्या? मैं अपना पिछला एक्सपीरियंस, पिछले साल का तो एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं 2020 से मैं गाँव पे हूँ। 1 महीने के लिए मैं दिल्ली गया था, मैं 2020 से मैं गाँव पे हूँ। लेकिन इस तरह का कोई भी व्यक्ति आज तक हमारे गांव में नहीं आके ये बताया कि ये सुविधा आई है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। यकीनन जो हमारा जो सरकारी तंत्र है उसमें काफी उदासीनता है अपना खुद का काम करने के लिए। अगर और ठीक बात है। और वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो अपने भाषण में देते हैं कि विलेज डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने कितने स्कीम चला रखी हैं, जो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारें तक चलाती हैं। चाहे वो हमारा स्वच्छ भारत अभियान हो, या फिर किसान बीमा हो, या फिर किसान स्वनिधि योजना, जो किसानों के खाते में 6,000 रुपये तक हर साल आते हैं पर ईयर। और ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं। और लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को उनकी अवेयरनेस ही है, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जैसे राशन कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ, उसको पाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। एकदम जैसे आपने बात किया, बहुत अच्छा बात किया आपने, स्वच्छ भारत योजना। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत सारे गांव में शौचालय बनने चाहिए थे, लेकिन हमारे गांव में आज तक एक भी शौचालय नहीं बना है। सारी बहन बेटियां जो हैं सुबह शाम जो है बाहर की तरफ जाती हैं। इवन कई बार इवन 4-5 टोटल इस 50 घर में केवल 4-5 ही शौचालय हैं, जो पहले से लोगों ने बना रखा था। उसके अलावा कोई शौचालय नहीं है। तो कई बार शौचालय के लिए वो फार्म भरने वगैरह के लिए आए, लेकिन वो कोई भी धरातल पे कोई भी चीजें उतर नहीं पाई, और ऐसे के ऐसे मतलब वो समझिए कि अभी तक क्लोज ही है। तो जमीनी हकीकत ये कि जो आम आदमी है वो पेपर वर्क में ही इतना ज्यादा फंस जाता है, और पेपर वर्क के साथ साथ जो करप्शन का एंगल है, जिसमें जिनको अपना काम करना है वो अपना काम करने के लिए ही वो नहीं करना चाहते। एकदम। और
अगर करना चाहते तो उनको कुछ अलग से एक प्रोत्साहन राशि मिले तो फिर वो करें। एकदम। यहाँ पे जो भी सरकारी लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि कोई स्कीम आया है तो वो जाके लोगों को बताएं या उसका फायदा उठाएं उनको, नहीं। अगर इत्तेफाक से किसी को पता चल पाता है तो वो उनके पास जाते हैं, तो उसका उस समय भी जो उनका व्यवहार होता है वो मेरे हिसाब से सही नहीं होता है, मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अगर हमारा वीडियो सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचे तो उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इस गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्किल्ड हैं, मैं उसको अगर कोई कहेगा तो उसके लिए इंट्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। मुझे ज़रूरत है सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट की, जो इंटरनेट के लिए मैं पिछले 1.5 महीने से इवन मुकेश अंबानी जी को भी मैं ट्वीट कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने ट्वीट किया, पीएमओ को भी हैशटैग मैंने किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। तो मेरे पास अल्टरनेटिव ये था कि अगर मुझे इंटरनेट से कुछ काम करना है तो मैंने अपना एक अदर वे एयरटेल का लेके किसी तरह से मैं अपना सिर्फ काम चला रहा हूँ, ना कि मैं अपनी कोई जो भी लोगों को कुछ सिखाने पढ़ाने की जो मेरी इच्छा है उसको मैं अपने गांव में एक छोटा सा योग ग्राम मठिया लाला एक मैंने बनाया है। आप मेरे फेसबुक के माध्यम से उसको देख सकते हैं कि मैं निस्वार्थ अपने गांव को एक बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी इंटरनेट या बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाधाएं आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे इस बात को ऊपर तक जाए और गांव में शौचालय की व्यवस्था है, या हमारे किसान को जो भी कृषि से रिलेटेड, उनके बीमा से रिलेटेड या उनके और भी जो चीज़ें हैं, शायद मैं बहुत अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ गांव में कोई बताने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से अवेयरनेस भी नहीं है, न सरकार की तरफ से कोई बताने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हाँ। और अगर भारत का जो असली विकास है, इवन लॉकडाउन के बाद, जब कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था उभर रही है, तो हमारे नेता भी यही कहते हैं कि हमारे भारत का जो रिवाइवल होगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, वो गांव से ही शुरू होगा। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद और आपसे बात करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि हम जो टीवी पे देखते हैं, जो हमें परोसा जाता है मीडिया के थ्रू, वो सिर्फ एक वंडरलैंड परोसा जाता है। लेकिन अगर हम गाँव में आए और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, समझे, क्योंकि आप भी पिछले 6 महीने से गांव की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हो, तो आप इस बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस साल क्या हुआ है कि प्रकृति ने कोविड में हमें बहुत अच्छी बारिश दिया था ताकि हमें धान में एक भी पानी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन जो धान के बीज बोए गए थे, बीज में कुछ कमी होने के कारण एक रोग है जो पीले कलर का हल्दा, गाँव में हम बोलते हैं, हल्दा लग गया। उसके कारण सारे किसानों के फसल नष्ट हो गए हैं। मतलब जहाँ 1 क्विंटल मतलब प्रति 100 किलो, हाँ, मतलब 100 किलो जहाँ पैदा होना चाहिए था, वहाँ 50 किलो भी पैदा नहीं हो पाया। पैदावार चौपट। हाँ, और उसके बाद से सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी पिछली बार MSP के लिए कुछ बिल पास हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, मेरा अगला सवाल उसी पे होने वाला था। मैं बताता हूँ आपको। हाँ। MSP के लिए कुछ बिल पास हुए हैं, लेकिन उसमें आज हमारा किसान 1200 से 1300 रुपये धान बेचने के लिए मजबूर है। तो इसका मतलब कि MSP के थ्रू सरकार ने जो कहा था कि आढ़तियों को हम सिस्टम से बाहर निकालेंगे। नहीं, देखिए, बात आढ़तियों की कब आती है? मान लीजिए कि वो तो बड़े किसानों के लिए, जिनके पास बहुत 100 कुंटल, 200 कुंटल, 300 कुंटल। ये बताइए, जो किसान 5 कुंटल 10 कुंटल वाले हैं, उनके लिए क्या है? हाँ, जो छोटे, जो सीमांतर, जो हमारी सरकार जैसे सीमांतर मार्जिनल फार्मर्स कहती है, उनके लिए क्या स्कीम? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे गांव में किसी के पास 10 कुंटल होता है, किसी के पास 20 कुंटल होता है, किसी के पास 5 कुंटल होता है। आज उनको पैसे की जरूरत है तो वो अपना धान 1300 रुपया 1200 रुपये क्विंटल ले जाके बेच रहे हैं, जबकि MSP 1800 और 1900 के रेंज में चल रही है। और वैसे भी बिहार में बताया जाता है कि MSP का सिस्टम पहले से भी नहीं था, क्योंकि MSP का सिस्टम नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 के दौर में ही उसको खत्म कर दिया। तो मैं शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है MSP के बारे में बिहार में कैसा है। तो यहाँ पे MSP को लेकर के नहीं, लोगों में कुछ कोई ना कुछ हम चर्चा तो सॉरी, पानी को हम चर्चा तो जरूर करते हैं,
लेकिन रियल में है कि नहीं है यहाँ नहीं पता चल पाता। इसके बारे में अवेयरनेस, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि अवेयरनेस की कमी है। हाँ एकदम, तो awareness की कमी। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमें यहाँ के किसानों को इस बात की जानकारी नहीं पा रही है कि कृषि विधेयक जो पास हुए हैं वो उनके पक्ष में है या उनके विपक्ष में विपक्ष में, एकदम। लेकिन जो सीमांतर किसानों की जो प्रॉब्लम है वो एमएसपी के सिस्टम जब था और अभी जब नया सिस्टम आया है, उन दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देयर इज नो नेट चेंज इन दोस अभी इवन गेहूं का भी जो रेट है वो 1500 रुपये किलो आ गया है। एमएसपी 2000 के आसपास है, लेकिन गेहूं का रेट भी। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान को सेंट्रल गवर्नमेंट या जो वो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फायदा दे, लेकिन बीच की जो कड़ियाँ हैं उसमें जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक किसान को कोई फायदा नहीं हो सकता है। और ऐसे मैं जब बचपन में आता था तो उस समय रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। इनफैक्ट हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी। सो अभी रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपका आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस बात पे बोलना चाहूँगा कि इस समय जो रोड है बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा, जो हम लोग शायद कभी सोच नहीं सकते थे कि गांव में हमारे रोड भी ऐसा होगा। और दूसरी बात की बिजली की है, तो मेरे हिसाब से बिजली 20 से 22 घंटे, इवन कई दिन की बिजली जाती भी नहीं है, 24 घंटे भी मिलती है बिजली, और रोड की कोई समस्या नहीं है। इस मामले में हमारे गांव ने प्रगति की है। हाँ, बहुत प्रगति किया है रोड और बिजली के मामले में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम को, हमारे गांव में एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी जो कि इस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि इस कोविड-19 के आने के बाद से एजुकेशन सिस्टम पे पहले से ही खराब था एजुकेशन सिस्टम, और अब और खराब हो गया है। तो इस समय इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, जिसमें वो कृषि के अलावा अन्य सपोर्टेड फिशरीज, जैसे फिशरीज हुआ या फिर मधुमक्खी पालन हुआ, उस पर जोर देना चाहते हैं। तो हमारे गांव में इस बात को लेकर के कितना, जैसे कि आप मत्स्य पालन में आप आए हो और आपने एक नया विकल्प लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि खेती के जो पारंपरिक तरीके हैं उसके अलावा भी गांव में आय का स्रोत किया जाता है। देखिए, तो इसके लिए और क्या क्या चीजें हैं जो हम गांव में एकदम सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना ये तालाब इसलिए खुदवाया कि मैं इसमें 1 साल मछली पालन करूँगा और मुझे देख के लोग सीखेंगे। मेरा मोटिव ये था। आपने एक्सपेरिमेंट, एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। 5 साल पहले मैं एक स्कीम लेके आया था। मैं खुद एक स्कीम लेके आया था कि हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिनल प्लांट की खेती करेंगे। उस स्कीम के लिए मैंने बैनर्स लगवाए, पर्चियाँ छपवाए और डोर टू डोर विजिट भी किया, लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। तो मुझे समझ में आ गया कि जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे, जब तक करके एक एग्जाम्पल जब तक आप नहीं सेट नहीं करेंगे, तब तक गांव का कोई व्यक्ति हमारे सामने साथ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि एक मॉडल के रूप में एक मछली पालन का एक तालाब शुरू करके और लोगों के सामने उसको सारी चीज़ें करके मैं खुद भी सीख रहा हूँ और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि और भी कुछ बदलाव इस तरीके से लाया जा सके। बाकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव में लोगों के पास पैसे नहीं है, जो फंड्स का। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लेकिन गांव में लोगों के पास पैसे नहीं है, मगर बैंकिंग सिस्टम जो है हमारे देश में, जो किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य स्कीमें होती हैं, उसका फायदा किसानों तक। देखिए, अगर किसान क्रेडिट कार्ड की जहाँ तक बात करें, तो जिस आदमी के पास खेत नहीं है उस आदमी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, जो जमीनी हकीकत है। अच्छा। और जिस आदमी के पास खेत है उस आदमी के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि बैंक में सारी सेटिंग्स है। जो आदमी 10% दे देगा कमीशन, उसका कमीशन दे देगा, उसका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसी तरह से गांव में कोई भी काम किसान को करने के लिए उसको लोन की जरूरत है, और लोन की जमीनी हकीकत है कि कोई भी बैंक मैनेजर, यहाँ का 2-3 बैंक में विजिट कर चुका हूँ, कोई भी बैंक मैनेजर अगर आप लोन की बात करते हैं और कृषि से संबंधित या किसी अदर्स में, तो वो लोन देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास जीएसटी भी है,
अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए, आपका तो दिल्ली में हाँ, established मेरे business है। मेरे पास प्रॉपर फर्म है, जीएसटी है, ईएसआई है, पीएफ है, सारी चीजें हैं मेरे पास। सारी चीजों मैं इवन साल में का 6 से 8 लाख रुपया सालाना मैं जीएसटी पे करता हूँ। उसके बाद भी बैंक मैनेजर ने कहा कि ले आइए आप अपना। मैं गया था बैंक मैनेजर सेंट्रल बैंक में, उन्होंने कहा कि आप अपना पेपर ले आइए, मैं उस पर विचार करूँगा। लेकिन वो सारे पेपर वर्क में ही वो बातें हाँ, फंस जाती हैं। मेन चीज ये है कि जब तक धरातल पे चीजें नहीं आएंगी तब तक हमारा विकास, किसान का विकास और दोगुना आय की बात करना शायद बेईमानी है। और जब बैंकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी वो अपना काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसमें जो लूपहोल्स हैं, इसका फायदा जो लोकल साहूकार होते होंगे वो तो काफी एकदम उठाते हैं। एकदम जो लोग यहाँ के बिजनेसमैन हैं, अब मैं मतलब कैमरे पे आके कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो बहुत तरह से बैंकों से अपना काम निकलवा लेते हैं। वो तो छोटे से लेवल, बड़े लेवल तक बहुत तरह से बैंकों में बैंक scam हो रहा उनका है। काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है। मोदी और माल्या के लिए एकदम बैंकिंग सिस्टम जिसके कारण उनके फेवर में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, गांव का एक छोटा व्यक्ति, उसको 10-20 हजार 50 हजार की जरूरत पड़ती है, तो वो एक प्राइवेट साहूकार हैं जो गांव के लोग हैं, उनके पास जाता है और अपनी गाड़ी कमाई का 5% प्रति माह दे के आता है वहाँ पे। 5% प्रति माह, हाँ, मतलब यानी कि कि एक साल में 60%। यानी वो कि दे के आता एक है। साल के अंदर साहूकार के पैसे डबल हो जाते हाँ, हैं। और देखिए वो एक बात और है कि अगर उसको 10-20 हजार रुपए की जरूरत है, अगर उस व्यक्ति को 10-20 हजार रुपए की जरूरत है तो 6, 7, 8, 10% भी उसको पे करना पड़ता है। इतना ज्यादा, और ये एकदम। पर मंथ की, हाँ, पर मंथ का तो अगर आप गांव बता का शोषण तो चारों तरफ से हो रहा है। गांव का शोषण चारों तरफ से हो रहा है। सरकार की स्कीम होते हुए भी अवेयरनेस नहीं है या उसको लागू करने का सरकार का कोई आदमी नहीं है। पूरी बात का सारांश ये है कि किसान तो एक ऐसी जगह फंसा हुआ है, पेंडुलम की तरफ जैसे कहते हैं ना, ऐसी जगह फंसा हुआ है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। केवल वो जमीन का मालिक है, सिर्फ वो जमीन का मालिक है, और अगर गलती से उसने बैंक से लोन ले लिया तो वो हाँ। भी ऐसा कोलैटरल बैंक उसको नीलाम कर देगी अगर एकदम। वो लोन नहीं चुका नहीं पाया। चुका पाया। और कृषि में भी कहते हैं जो आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं या फिर जो जंगली पशुओं की आपदाएं हैं, उसमें भी वो एक नुकसान का एक बहुत बड़ा एकदम नहीं, रिस्क रहता है। आज की डेट में जहाँ तक मैं 7-8 महीने से देख रहा हूँ कि मैंने जितने भी अपने गांव में लोगों से बात किया तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हम क्या नया काम करें। हम सब्जी बोए तो नीलगाय, सुअरा और सियार और शाही आके सारी खा जाएंगी। इसके लिए कोई भी धान गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं बोना चाहता है। कुछ भी बोलना नहीं और धान गेहूं में सिर्फ वो रोटी खा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात, कभी कभी उसको उस रोटी खाने के लिए उसी अपने ही अनाज का 2 गुना पैसा चुकाना पड़ता है। दुगना पैसा। हमारे जो सीमांत किसान हैं, अगर उनको उनकी आय सच में दोगुनी करनी है तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, ताकि वो जो सरकारी जो लाभ है, जो सरकारें जो स्कीमें बनाती हैं, चाहे वो पुरानी कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, वो हमारे किसानों के लिए, हमारे के डेवलपमेंट के लिए वो स्कीम्स तो अच्छी बनाती हैं, मगर विधायिका जो स्कीम बनाती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाती है। हाँ। और वहाँ पे करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। क्या है, हमारी सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, 5 साल में चेंज हो जाती है, लेकिन जब तक हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स नहीं काम करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जैसे बैंक हो गया, चाहे कृषि संबंधित कोई अधिकारी हो गया, किसी भी फील्ड में, इंश्योरेंस से संबंधित कोई अधिकारी होगा, जब तक वो लोग धरातल पे आके काम नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होना है। दूसरी बात कि गांव को मतलब किसानों की आय डबल करने के लिए धरातल पे हमें कुछ सोचना पड़ेगा। धरातल पे जाके हमें सोचना पड़ेगा, और इसके लिए एग्जीक्यूटिव जैसे होते हैं, एक ऑफिस, हर ब्लॉक वाइज एक ऑफिस होना चाहिए, जहां अगर किसी किसान को, जागरूक किसान बनना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, तो वो जाके वहां पे कुछ जानकारियां हासिल कर सके और उससे वो फायदा उठा सके। और भैया 60-70 के दशक में जब कोऑपरेटिव यूनियंस का एक क्रांति जैसी आई थी, जो आज के डेट में कहीं गायब सी हो गई है, क्या इस तरह के इन स्कीम्स को वापस रिवाइव करके या कुछ और इनोवेटिव स्कीम्स ला करके गांव के लोग आपस में मिल करके कुछ ऐसा अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कर सकते हैं, जब उन्हें सरकारी तंत्र से एक उदासीनता देखने को मिल रही है? तो
अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे हिसाब से गांव के लोग, जो भी गांव के लोग हैं या किसान हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं। सक्षम या पहले जो बात थी, सबसे बड़ी चीज़ है, पहले जो एक यूनिटी थी, वो यूनिटी भी दूर दूर तक खो गई है। क्योंकि गांव से भी आपस लोगों का में। पलायन हो रहा है एकदम, और एकदम। लोग माइग्रेंट होते जो जा भी रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए हाँ। गांव के इसी सारी दिक्कतों से, इन्हीं सारी दिक्कतों से जो भी पढ़े लिखे हैं, वो सारे लोग वो गांव से पलायन कर रहे हैं। वो गांव से पलायन कर मैं रहे हैं, उसका migrant। एक बहुत हाँ। बड़ा उदाहरण हूँ। लेकिन मैं उसका आप लेकिन हमें वापस एक मुझे एग्जांपल गांव दिए से, हाँ। आप एक शहर के लोगों के एकदम, लिए भी एग्जांपल है, एकदम। जो शहर में एक एस्टैब्लिश्ड मैं बिजनेस, बहुत कुछ एस्टैब्लिश्ड मैं जॉब। देखिए, मैं छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योग को मैं शुरू करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं गांव के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे फंड की जरूरत है। तो बेसिक, अगर कोई मुझे फंड की हेल्प कर दे, तो मैं अपने गांव को, मेरा दिली इच्छा ये है कि मैं अपने गांव को गोद लेके इसकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर दूं। मेरी मतलब एक हार्दिक इच्छा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक गांव को गोद ले रखा है, उस हिसाब से मैं इस गांव को गोद ले लूं और इसकी सारी समस्याओं को मैं सॉल्व कर दूं। मेरे अंदर शायद, मैं मानता हूं कि ऊपर वाले ने ये एबिलिटी दी है कि मैं सारी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे वो टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी तरीके से। कहीं कुछ लड़ाई करनी हो जाके किसी ऑफिसर से, बैंक से, वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है शायद कि मैं पैसे के बिना इन सारी चीजों करके, सरकारी तंत्र की, जैसे नेटवर्क की बात होती है, आज 5G की बात हो रही है, लेकिन पिछले 2-3 महीने नहीं, 5-7 महीने से मैं कोशिश करके भी अपने लिए भी कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, या किसी को मैं सिखाना चाहता हूँ, उसको भी नहीं कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो ये मेरा दुर्भाग्य ही है। भैया, आपसे इतने दिनों बाद इतनी लंबी विस्तार चर्चा करके काफ़ी मज़ा आया। गांव की समस्याओं को लेकर के यकीनन हमें और इनफैक्ट हमारे देश के सभी युवाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी तरह से किसी गांव से अगर जुड़े हैं। गांव के, अगर सही मायने में जो इस देश का अन्नदाता है, वास्तविकता यही है, जो इस देश का अन्नदाता है वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पूरे देश में खाने के अलावा कोई बात नहीं हो रही थी। बिल्कुल, हाँ, सरकारी स्कीमें भी, दूध और राशन पानी, ये जो कि ये किसान ही उगाता है। जो, और हमें अपने अन्नदाता के प्रति आभार व्यक्त रहना चाहिए। हाँ, चाहे हम गांव में रहते हो, चाहे शहर में ग्राउंड रहते पे हो। मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड पे आके काम करवाना होगा, ग्राउंड पे जमीन पे आके काम करवाना होगा, तब किसानों का विकास होगा। सिर्फ चुनावी भाषण देने से देश का विकास नहीं होगा। अगर सच में हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु को कहते हैं गांव तक आना पड़ेगा। वो सिर्फ पार्टी के दफ्तरों में, पार्टी मीटिंग्स में और चुनावी भाषणों से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। उससे ऊपर उठना पड़ेगा, और धरातल पे आकर के हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और इनफैक्ट ये सभी, देखिए, मेरा भी खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे देश में स्कीमें अच्छी बनती हैं 70 सालों से, और पिछले 6 सालों से, 76 सालों से हमारे देश में स्कीमें अच्छी बनती आ रही हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ इस एक बात का है कि उन स्कीम्स का एग्जीक्यूशन में वो सारी स्कीमें फेल हो जाती हैं, और एग्जीक्यूशन इज द की। सही बात है। सो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ऑफलाइन थेरेपी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि गांव से रिलेटेड जो हमने ज़मीनी हकीकत की बात की है और जितनी भी बातें की हैं, वो लोगों को पता चल सके कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। बाकी गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके खुद के क्या पर्सनल विचार हैं। क्या आप गांव में रहते हो, क्या आप, या फिर आप शहर में रहते हो? अगर आप शहर में रहते हो तो आप गांव को किस नज़रिए से देखते हो? गांव के प्रति आपके मन में क्या भावनाएं हैं और क्या पूर्वाग्रह हैं? और यदि आप गांव में भी रहते हो और आप तक हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, तो भी आप ज़रूर बताओ कि आपको शहर के प्रति, शहर के लोगों से आपको क्या अपेक्षाएं हैं। माफ़ कीजिएगा, अपेक्षाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।